Good morning to all of you. Current electricity आप पढ़ रहे हो. So last class के आगे हम लोग proceed करेंगे. कोई confusion clarification की जरूरत हो तो आप बोल सकते हो. एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या समझा है. बहुत कुछ बेसिक था जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा करंट के बारे में, और कुछ नए पॉइंट्स भी आए होंगे. तो हम लोगों ने डिफाइन किया था करंट क्या होता है. तो ये चार्ज बाई टाइम होता है ऑन एन एवरेज, और इंस्टेंटेनियसली डी क्यू बाई डी टी लिख देते हो आप इसको. डी क्यू बाई डी टी में डी क्यू क्या होता है? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया. माय गॉड. मे बी मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ. अभी डिस्प्ले हुआ है. यस सर. चलेगा. सो रीटेक करता मैं. वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा वो करंट की डेफिनेशन थी, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहती है. फिर आपने करंट डेंसिटी को डिफाइन किया. करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, so that becomes the total current expression. एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिस पर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन रहता है, और ये सरफेस एरिया हो या क्रॉस सेक्शनल एरिया है. सरफेस ना होकर के क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहाँ से एक पास कर रहा होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे. फिर हम लोगों ने ये पढ़ना स्टार्ट किया था कंडक्टर में करंट कैसे चलता है. तो उसी को और आगे ले जाना है, कंप्लीट करना है. करंट in a conductor or through a conductor. उस पे कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि करंट ऑटोमेटिकली किसी कंडक्टर पे नहीं चलती है. उसके लिए आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है. हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस जैसा वर्ड यूज नहीं किया था तब तक. फील्ड अप्लाई करनी होती है ऐसा बोला था. सो वी अप्लाई अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड enables the electrons to move in particular direction, rather to drift in particular direction. आपने ये समझ लिया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने इधर लगाई है तो करंट भी इधर ही जाने वाला है, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पीछे जा रहे होते हैं. तो जो करंट डेंसिटी आता है वो भी इसी डायरेक्शन में आता है. तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन अपने को पता चल गई. जे की डायरेक्शन ई के बेसिस पे पता चलती है. अब पॉइंट ये होगा ई लगाएंगे कैसे. तो ई लगाने के लिए फिर आपको एक सोर्स लगाना पड़ता है जो कि ई को क्रिएट करता है, जिसको हम बैटरी या सेल बोलेंगे, और वहां से ई जनरेट हो जाएगा. एक बार ई जनरेट हो गया तो करंट जनरेट होगा, जैसे जे जनरेट हो जाएगा. तो अपने को अब ये समझना है कि ई और जे में क्या रिलेशन चलता है. दैट मीन्स कितना हम वोल्टेज लगाएं या कितना सोर्स लगाएं उसकी वजह से कितना करंट मिलेगा. सो वो अपने को अभी समझना था. हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नट सेल में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में. तो ये ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में अपने को पता करना था. सो वी कैन राइट द हेडिंग ड्रिफ्ट स्पीड. ड्रिफ्ट स्पीड को जनरली हम वी डी से लिखते थे, डी फॉर ड्रिफ्ट. इस पर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा चांस रहता है फिर से पूछा जाए. सो कंडक्टर के सैंपल की पिक्चर में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ. ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, इससे करंट चल रहा होगा. बस उस वायर को आप देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो. कुछ पैरामीटर्स अपने को यहाँ पे यूज करना है, जैसे इसका एरिया ए,
का लेंथ L और फील्ड और J के बारे में बात करनी है। प्रीवियस स्लाइड ये एक बार देख लीजिए। ये मोस्टली वही कंटेंट है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। If you are done with it, let me know. ओके, सो अगर कभी आपसे पूछता व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड, तो हम बोलेंगे कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रिफर वन डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में जिस स्पीड से वो चलते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, उसी को ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। सो इट इज स्पीड ऑफ free electrons with which they drift or move in the direction opposite to applied electric field. सो नट सेल में जो एक उनके पास वेलोसिटी आती है, स्पीड आती है एक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट, उसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। आपने देखा था जब फील्ड नहीं लगाते हैं तो इनकी ड्रिफ्ट स्पीड 0 होती है। दैट मीन्स वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नट सेल में नहीं जा रहे होते हैं, जिगजैग पाथ पर चलते हैं। किसी भी क्रॉस सेक्शन से किसी एक इंस्टेंट पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बोथ साइड से क्रॉस करते हैं, इसलिए टोटल करंट 0 रहता है। और अब ड्रिफ्ट स्पीड आ गया। ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या करेगा, ये नट सेल में करंट को समझेगा, पास करने के लिए बारे में बात करेगा। लेट्स से हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका करंट के साथ क्या कनेक्शन है। जब कोई भी हमारे पास मटेरियल होगा या कंडक्टर होगा, सैंपल होगा मेटल का, तो उस पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमको जरूरत पड़ेगी। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट द कंडक्टर हैज, जो भी हमने कंडक्टर हाथ में लिया उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेट द कंडक्टर हैज एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो एन है ना, ये जो पॉइंट है या क्वांटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर मेटल के लिए अपनी अलग अलग होती है, और जिस मेटल या मटेरियल के पास ये ज्यादा होता है उसका मतलब उसके पास कंडक्टिव नेचर ज्यादा होता है। दैट मीन्स उसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक यूनिट वॉल्यूम पर। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। So more the free electron density, better the conductor is going to be, because it has more number of free electrons per unit volume. तो ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। और ये जो नंबर n है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स हर मटेरियल का अपना अलग अलग स्टोरी है। तो एक बार कंडक्टर पता चल गया तो n नंबर पता चल जाता है। अब आप सपोज कर लीजिए कि आपने ये ई फील्ड लगा रखी है, इसी फिगर को हम लोग रिवॉच करते हैं, और आप इस क्रॉस सेक्शन को विजुलाइज करते हो। ये वाला क्रॉस सेक्शन है, ये भी क्रॉस सेक्शन है, कोई भी विजुलाइज कर सकते हो। ये जो नया वाला क्रॉस सेक्शन मैंने भी बनाया है, लेफ्ट साइड वाला, इलेक्ट्रॉन इससे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। लेट से आपने डेल्टा टी टाइम तक वेट किया, डेल्टा टी टाइम में ऑब्जर्व किया, तो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे। अपने को काउंट करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे। अगर हम ये काउंट कर सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन दैट डेल्टा टी टाइम, हम लोग ये पता कर लेंगे कितना करंट जा रहा होगा। सो करंट क्या बन जाएगा, करंट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग दैट सरफेस इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बेसिकली हम लोग ये लिखना चाह रहे हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। समझ में आता है? अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रॉस करेंगे इस सरफेस को, ये समझते हैं।
यहाँ पर दिमाग लगाने वाली स्टोरीज है, समझने का, इसलिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज नहीं है। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो कि फ्री था, तो क्या ये इसको क्रॉस कर पाएगा? तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा ये कितने डिस्टेंस पर था और कितना टाइम मिला हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये किस वेलोसिटी से चल रहे होंगे, ड्रिफ्ट स्पीड से चल रहे होंगे नटशेल में। सो क्या आपको ये समझ में आता है कि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो लेंथ कवर करें, जो लेंथ ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी, ये अगर वीडी से चल रहा है तो वीडी लेंथ और डेल्टा टी, वीडी इंटू डेल्टा टी को एक मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको एक लेंथ पता चल जाएगी, और ये वो लोकेशन होगी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेटली डेल्टा टी टाइम में इसको क्रॉस कर जाएगा। इसके पहले वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर जाएगा, इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो यहाँ तक पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन डेल्टा टी बाय इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग। सो पॉइंट इज कि अगर हम ये लेंथ को कवर करते हैं, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फाउंड ऑन दिस पोर्शन, all free electron must cross this cross section if they are drifting by speed v in what time? dt time। ये आर्गुमेंट आपको समझता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रॉस करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस को क्रॉस करने वाले हैं, कैन वी से कि पॉपुलेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, और कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ विच इज vd इनटू डेल्टा टी। So this is the volume, this is the number of free electrons per unit volume. Hence, this number becomes the number of free electrons found in this shaded portion. And we are guaranteeing all the electrons which are free in this shaded portion must cross this because we are taking delta t time. If you got it, it's done. How it is done? I is equal to total number of electrons हमने को पता चल गया n a v d डेल्टा टी, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उस वॉल्यूम पर, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है तो ये टोटल चार्ज हो गया डिवाइड बाय डेल्टा टी जो कि चार्ज पर यूनिट टाइम बन गया। सो यहाँ से अपने को एक करंट का बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसको आप कॉपी कर सकते हो, और जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस पर बेस्ड आप उसको आंसर कर सकते हो, इसको यूज करके। किसी भी कंडक्टर में करंट इस एक्सप्रेशन से गवर्न की जा सकती है। सर यस। सर जो आपने शेडेड पोर्शन दिखाया उससे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे या जो नहीं है उससे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे? थोड़ा सा आप लाउड हो पाओगे, साउंड बहुत कम आ रहा है, पुअर आ रहा है। सर जो शेडेड पोर्शन दिया है उससे इलेक्ट्रॉन पास हो गए या बस हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना गया कि ये जो क्रॉस सेक्शन है हम लोगों ने ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया हुआ है। कौन सा? मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये वाला क्रॉस सेक्शन, लास्ट वाला, और इसके आगे मटेरियल है। सो हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो लास्ट वाला सरफेस क्रॉस सेक्शन हमने देखा है इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे डेल्टा टी टाइम में। कोई भी क्रॉस सेक्शन आप चूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? मटेरियल से आएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर है? हर लोकेशन पर है। अच्छा, किस स्पीड से चल रहा है? वीडी स्पीड से चल रहा है। तो जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कितनी दूरी पर होगा जो क्रॉस कर सकता है डेल्टा टी टाइम पर? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा जो यहाँ पर होगा, इसको अगर ये लास्ट में जा रहा है तो इसको ये पूरी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी डेल्टा टी टाइम में। कितना डिस्टेंस चलेगा? ये ड्रिफ्ट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। तो इस स्पीड से जब ये चलेगा तो ये लेंथ चल पाएगा वी डी इंटू टी, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो अगर इस स्पीड से चलता है, मैक्सिमम टाइम तक ये चलता रहा, तब क्रॉस कर पाया, तो दिस इज द फारदेस्ट इलेक्ट्रॉन जो जा सकता है। और अगर उससे पहले वाला इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप बात करो तो उसको तो ज्यादा टाइम मिल गया, वो तो इसको क्रॉस करके बहुत आगे भी निकल गया होगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके और भी आगे निकल गया होगा क्योंकि सब वीडी से जा रहे थे। लेकिन ये जो बाउंड्री मैंने बनाई उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन ये आएगा चल करके, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन को जिसको हमने चूज किया है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको कम टाइम मिला।
डेल्टा टी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से हम ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन बनाया है इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जरूर निकल गए होंगे लेफ्ट की तरफ, जिससे हमको ये पता करने में आसानी हुई कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना क्रॉस करते हैं इस क्रॉस सेक्शन को। तो ये वॉल्यूम इनटू द नंबर डेंसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन अपने को पता चल गया। फिर अपने को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो एक एक्सप्रेशन आ गया। अंडरस्टूड? ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आई द करंट इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उस पर डिपेंड करता है, ई पर डिपेंड करता है जो कि कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है C8, और ड्रिफ्ट स्पीड पे डिपेंड करता है। सो इनमें से कोई भी चेंज करेगा तो आप ये बता पाओगे कि करंट पे क्या परिवर्तन आने वाला है, या फिर करंट दे देगा तो आप बता सकते हो कि ड्रिफ्ट स्पीड कैसे बदल रही होगी या फिर एरिया कैसे चेंज हो रहा होगा। सर कॉपी कर लीजिए। यस सर, वीडी में जो टाउ था, टाइम फॉर कोलिजन, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, प्रैक्टिकली फिजिबल मतलब प्रिसाइजली तो मेजर नहीं कर सकते, बट फॉर्मूला से अगर बहुत सारी वैल्यूज पता हो तो हम अप्रोक्सीमेटली मेजर कर सकते हैं। इसको यूज करेंगे, उसका भी रोल आएगा कि वो उसे हम क्वालिटेटिव आंसर दे देते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है, बट वो कैसे अपना रोल प्ले करेगा वो हम लोग पता कर लेंगे। सो अभी आएगा, उसके बाद उसको आना बनता है। ये एक्सप्रेशन अगर अपने को समझ में आता है तो इसका एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है तो वो भी आप आंसर कर लोगे, तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। फिर टाइम कांस्टेंट को लेके आते हैं। चलेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिमिलर टाइप की जो एग्जाम में उसने पूछा था। लेट्स से कि अपने को ऐसा बोलता है कि ऐसे लिखने देते हैं, ये आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है कंडक्टर का। ये कंडक्टर हमारा कंप्लीटली सिलेंड्रिकल नहीं है, आई मीन सिलेंड्रिकल है लेकिन जो हम लोग जानते हैं उस तरह का नहीं है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, बड़ा सा करके दिखाया है, और इस पर कोई करंट आई जा रही है। करंट की एक और खास बात होती है कि अगर यहाँ से करंट आई जाएगी तो यहाँ से भी आई जाएगी, इस क्रॉस सेक्शन से भी आई जाएगी, हर क्रॉस सेक्शन से आई करंट जाएगी। किरचॉफ का लॉ है, क्योंकि करंट कहीं से जनरेट नहीं होती है, जो भी आ रही होती है हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट का करंट फ्लो करता है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि ये करंट आई जा रही है, इसका मतलब हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पास कर रहे हैं। लेट से हम कुछ क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया गया, इसको क्रॉस सेक्शन 1 बोलेंगे। एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया गया, दूसरा क्रॉस सेक्शन इसको बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इससे ड्रिफ्ट हो रहे होंगे तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट स्पीड रही होगी, इलेक्ट्रॉन बेसिकली अपोजिट जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है। सो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है, लेट्स से ये ड्रिफ्ट स्पीड VD1 है, 1 लोकेशन की। 2 लोकेशन पे जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो VD2 है। अब आपसे VD1 VD2 को कंपेयर करवाएगा। सो ऐसा लिख देते हैं, इफ आई करंट passes through the given non-uniform cross-sectional conductor, then we need to answer out of the 4. एग्जाम में आया था, उसने 3 क्रॉस सेक्शन लिए थे, 3 में कंपेयर कराया था। हम 2 में समझ जाएंगे तो हम किसी में भी कंपेयर करा सकते हैं।
क्या VD1 VD2 बराबर होंगे? D भी हटा सकते हैं, V1 V2 कर सकते हैं। ये वेलोसिटीज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज है। या VD1 बड़ा होगा, VD2 छोटा होगा, या VD1 छोटा होगा, VD2 बड़ा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर तेजी से चल रहे होंगे, ये अपने को पता करना है। ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक आंसर भी बताया जा रहा है। B is being supported. And you have written, can we apply fluid flow, fluid lines for current because it flows? To some extent, yes. So let me cross verify whether your answer is correct. So अभी हमने एक बात बोली थी कि किसी भी अगर किसी भी कंडक्टर में I करंट जा रहा है तो हर एक क्रॉस सेक्शन से सेम करंट जा रहा होता है। तो जो यहाँ पर I1 लिखोगे, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन से जाने वाला करंट, उसकी डेफिनेशन में आएगा N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये सेम मटेरियल का बना हुआ है तो इसके लिए N वही रहेगा। फिर इसके बाद में A आता है, A के लिए A1 लिखेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। VD1 लिखेंगे। I2 के बारे में N वही रहेगा, सेम मटेरियल है, E वही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 VD2। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये वाला एरिया, सर्कुलर वाला जो रहा होगा, इसका एरिया ये रहा होगा। फिगर देख करके एक बात तो क्लियर है। क्या क्लियर है? कि किसका एरिया ज्यादा है। सो वी कैन से कि यहाँ पर अपने को ये दिख रहा है कि A2 इज मोर इन क्रॉस सेक्शन एज A1। मोर ओवर, सिंस हम लोग ये क्लेम करेंगे कि I1 और I2 बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि किसी कंडक्टर से अगर कोई करंट जाता है तो हर क्रॉस सेक्शन से बराबर अमाउंट का करंट चल रहा होता है। एंड A1 इज लेस देन A2, ये निकल के आया। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आप समझ सकते हो। I1 I2 बराबर था, इसको तो A1 VD1 इज इक्वल टू A2 VD2 था। A1 छोटा है तो VD1 को बड़ा होगा। तो जहाँ ये आप ध्यान से देखो, कंटिन्यूटी इक्वेशन है फ्लूइड की। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। So from here we can claim कि VD1 has to be bigger as compared to VD2. So flow जो जैसे fluid flow कर रहे होते हैं उसी तरह से इसका flow चल रहा होता है। You want previous slide? Yes, here we go. So exam point of view से drift speed काफी important रहती है। वो पूछता है कई बार कि drift speed पे क्या परिवर्तन आने वाले हैं, किन किन वैल्यूज पे डिपेंड करता है, या फिर किस क्रॉस सेक्शन पे कैसा चलेगा। सब इस तरह से देख करके बता सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना हो या क्लैरिफाई करना हो तो आप बोलेंगे, और अदरवाइज इस क्वेश्चन से अब आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देगा तो उस तरह के आंसर्स आप देने में सक्षम हो पाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको फ्लूइड की कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसी लग रही है, बिल्कुल। इसका मतलब जब जहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, यू कैन विजुअलाइज इट जस्ट लाइक कि फ्लूइड फ्लो। जहां पर ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन स्लोली ड्रिफ्ट करेंगे, और जहां पर कम क्रॉस सेक्शन मिलेगा वहां पर वो फास्ट ड्रिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको करंट सेम रखनी है। दैट मीन्स चार्ज का फ्लो रेट सेम रखना है, जैसे वहां का वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहता था। सो देयर इज एनालॉगस। एनीवे, सो ये एग्जांपल हो गया आपका करंट और ड्रिफ्ट स्पीड से लेकर के। इस एन का आपको खास ख्याल रखना। ये एन क्या है मैं फिर से बोल देता हूँ, एक दो बार एग्जाम में उसने ट्रैप करने की कोशिश की है। एन क्या होता है? क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ कंडक्टर? आप बोलोगे नो। क्या ये क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है? आप बोलोगे नो। फिर क्या ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है? देन यू से यस। They are not the total number of electrons per unit volume. Rather, they are number of free electrons which can move, which are participating in the conduction
दैट मीन्स विच आर क्रिएटिंग द करंट। सो ये जो फ्री वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो बार उसने क्वेश्चन बोला, ये फ्री को ओमिट कर दिया, बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में ट्रैप करने के लिए। तो अगर आपको सुपरफिशियली याद होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इलेबोरेट कर दिया, आप नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी स्टोरी को और डीप में समझते हैं कि क्या चल रहा था, और ओम्स लॉ की तरफ जाते हैं। तो बेटर होगा कि हम लोग हेडिंग ही डाल लेते हैं, ओम्स लॉ। हेडिंग डालने से पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। सो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ बेसिकली करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी आपने देखा उनके बीच के रिलेशन को कहते हैं। सो ओम्स ने एक रिलेशन आइडेंटिफाई किया जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को आगे लेके जाता है। What we have gone by so far is this कि in case you apply a field like this, then you will get current density in the same direction. So if you apply external field, so how much the current density comes in, that we are looking for. Cross section area, let's say uniform है और A है, length L है, इस सैंपल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे E को कैसे अचीव करते हैं, J कैसे आता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात की थी जो ड्रिफ्ट स्पीड, जिगजैग पाथ, वो सारी स्टोरी, तो उसको एक बार फिर से सरफेस पे लेके आते हैं और रिकॉल करते हैं। लेट्स से एक छोटा सा पोर्शन को आपने मैग्नीफाई करके देखा और एक इलेक्ट्रॉन को वॉच कर रहे हो, आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन बहुत रैंडम डायरेक्शन में रैंडमली चलता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द लैटिस इज, हाउ द वॉइड्स आर। ड्रिफ्ट करने के लिए इसको एक डायरेक्शन में जाना होता है। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड ये होती है कि कितना ये डिस्टेंस चलता है, कितना ये टाइम लेता है। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में ये कितना चला और कितना ये टाइम लिया, इसको हम ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये बोलते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा है वो कांस्टेंट रहेगा एक मटेरियल के लिए, और कितना डिस्टेंस स्पेसिंग रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको दोनों को कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर सकते हैं। मोर ओवर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कितना टाइम लगा है। अच्छा, एक कोलिजन के बाद ये रेस्ट पर आ जाता है, तो एस को हम यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जैसी इक्वेशन से लिख सकते हैं। जस्ट आफ्टर कोलिजन इट विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फिर ये डिस्टेंस कवर करेगा, फिर से कोलाइड करेगा, फिर से डिस्टेंस कवर करेगा। ये सारी कैलकुलेशन हम केवल ई की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ड्रिफ्ट की डायरेक्शन में लगा रहे हैं। उसके जिगजैग या रैंडम मोशन को काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से कोई करंट नहीं आ रहा है। अच्छा, एक इतना था, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी फिर सबको एवरेज कर लेते हैं। तो ये ई डिवाइड बाई एम के बराबर इसका एक्सेलरेशन लगा था। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, ये आएगा हाफ ई डिवाइड बाई एम इंटू टी स्क्वायर। इसको इसके साथ यूज कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड का अपने को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन या फिर थोड़ा सा और डीपर वर्जन मिल जाएगा, ऐसा बोलेंगे। Vd is going to be equal to, now this will become half e divided by m, t स्क्वायर में एक t से डिवाइड करोगे तो ये t आ जाएगा। अब देखो ये जो डिस्टेंस वाला टर्म था ना वो अपना कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में हम बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन टाइम बच गया। तो फिर हम ये टाइम को फिर समझेंगे, इसीलिए हम लोगों ने एक अजम्पशन लिया था जो लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा भी था, कि हम ये एज्यूम करेंगे किसी एक मटेरियल में जो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है टी, वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और इस एजम्पशन के साथ ये मॉडल को बनाया जाता है, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यही वैलिड मानते हैं सभी लोग, और ये काफी हद तक ट्रू रहता है, क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू पहुंचता है। सो फिर हम टी को टाउ से रिप्लेस कर देते हैं। सो टी का एवरेज वैल्यू और उस वैल्यू को टाउ लिख देते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास आ जाती है ई टाउ डिवाइड बाई ट्वाइस एम। जहां पर
टर्म्स जो इन्वॉल्व है उनके बारे में आपको मैं फिर से बता देता हूँ। ड्रिफ्ट स्पीड स्पीड है जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन नट शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ड्यू टू विच करंट का क्रिएशन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई है तभी ये ड्रिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो ड्रिफ्ट स्पीड 0 हो जाएगी। So that means drift speed is dependent on the electric field, directly proportional है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन चलता है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर पर डिपेंड करता है, व्हाटएवर। सो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड को आपस में लिंक करता है। E कांस्टेंट है, कोई मैटर नहीं करेगा। 2 कांस्टेंट है, कुछ मैटर नहीं करेगा। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है, कुछ मैटर नहीं करेगा। टाउ एक मैटर करने वाली स्टोरी है, तो इसके लिए हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं कि टाउ कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ गिवन टाइम, टेम्परेचर सॉरी। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक मटेरियल का टाउ कांस्टेंट रहता है। सो टाउ के बारे में इट इज कांस्टेंट for a conductor at the temperature। मतलब ये है कि टाउ डिपेंड किस बात पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अगर एक कंडक्टर और उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो टाउ की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आपसे ड्रिफ्ट स्पीड का टाउ से रिलेशन पूछेगा, ड्रिफ्ट स्पीड का ई से रिलेशन पूछेगा, बाकी तो सारे कांस्टेंट है। सो यहाँ से अपने को एक इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वीडी है, टाउ को हमने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया है तो उसको भी कांस्टेंट के साथ मर्ज कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइड बाई ट्वाइस है, दिस बिकम अ कांस्टेंट इज टू ई। सो ये जो रिलेशन है ये बताएगा कि ड्रिफ्ट स्पीड ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक कांस्टेंट से रिलेटेड है। इन केस आपको ये समझ में आता है देन वी कैन कैरी फॉरवर्ड, और अब हम ई और जे का रिलेशन पता कर सकते हैं। Sir, ई और जे का रिलेशन पता कर सकते हैं। sir, यस sir, yesterday we found out a velocity with v is equal to u plus 80. Then which was that velocity? वो किसी भी टाइम पर अगर जो ड्रिफ्ट कर रहा होगा अपने पास इलेक्ट्रॉन, वी से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, बेसिकली इसी में एक इक्वेशन हम ये भी लगा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, राइट। तो वो v वेलोसिटी होगी किसी भी t टाइम पर अगर हम देखना चाहते हैं, और या फिर वो इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट करता, अगर उसको स्पेस मिलता तो वो इस तरह से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता रहता है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जब हम ड्रिफ्ट बोलते हैं ना तो ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट स्पीड होती है, इसलिए हम ये निकालते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा था वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग। और ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस मोशन। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे लिखते हैं, एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक्सप्रेशन था। और एवरेज क्यों लेते हैं, क्योंकि आप समझोगे कि ड्रिफ्ट स्पीड है वो 0 से चल रहा है, मैक्स तक जाता है, तो एवरेज लेना अपने लिए अप्रोप्रिएट होता है। इनफैक्ट आप देखोगे कुछ बुक्स क्या करते हैं ना कि वो जो मैंने कल वेलोसिटी लिखी थी ना उसी से लेकर के फॉर्मूला बना देते हैं, उसी को ड्रिफ्ट मान लेते हैं। क्योंकि ये जो मॉडल है उतना ज्यादा डिटेल इनसाइट नहीं गया है, क्योंकि इनसाइट को मेजर करना मुश्किल होता है। तो वही एक मॉडल है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये हाफ फैक्टर नहीं आएगा, हाफ फैक्टर नहीं आएगा। आप देखोगे कि वहां से भी अपना ये रिलेशन जरूर आ जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। तो ये क्वालिटेटिवली समझने के लिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एग्जाम में क्या करेगा, वो आपसे बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ये फॉर्मूला लगेगा, रेयर केस में। कैसा फॉर्मूला, दैट मीन्स इसकी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, टाउ दे करके, ई दे करके, एम दे करके, क्योंकि उसको पता है ना कि मॉडल अलग अलग बनाया जा सकता है। तो अलग अलग बुक्स अलग अलग मॉडल बनाते हैं। सो अभी आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि आप इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझें, और ये एवरेज है। एवरेज लेना क्यों अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड जैसा बिहेव करेगा, तो उसके लिए हम एवरेज स्पीड को यूज करते हैं।
ओके फिर आपने कुछ लिखा हुआ है, बट हाउ टी इज कांस्टेंट इट इज एवरी स्टेमिना। टी इज कांस्टेंट कैसे है, ये हमारा अजम्पशन है। आप एक बेटर मॉडल बना सकते हो जो और भी अप्रोप्रिएट हो। क्योंकि आप सोचो ना कि मटेरियल कंडक्टर के इनसाइड एक छोटा सा वायर जा रहा है जो आपकी ट्यूबलाइट को ग्लो करा रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, कितना स्पेस कितना टाइम, वैसे भी उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, फिर उसमें हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। पहला तो कंसर्न यही होता है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं क्या ये वो वैलिड होंगी भी वहां पर। तो हमारे पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट ऑप्शन है जिसको एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स और इसको फॉलो करते हैं। तो टाउ को कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है। नहीं एज्यूम करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वीडी हर टाइम के साथ बदलेगा, आपको टाइम ही नहीं पता है तो आप कैसे पता कर सकते हो। और एक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन का टाइम नहीं पता कर सकते हैं आप, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबका टाइम निकालना तो और भी डिफिकल्ट स्टोरी है। सो इसलिए उसको एज्यूम करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि टाउ को अज्यूम क्यों किया जाता है, तो आप बोलोगे कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी इनसाइड, एंड इफ यू डोंट डू सो it will be difficult for us to make a formula, for make a model, and this is what we can do the best. क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? ऑफ कोर्स। कितना इम्प्रूव किया जा सकता है? बहुत ज्यादा। लेकिन फीजिबिलिटी उसको करने के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो अभी नहीं है। सो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए इसीलिए वो क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछेगा, ड्रिफ्ट स्पीड का ई के साथ क्या रिलेशन बनता है। अभी आप देखोगे ना, इसको हम एक कांस्टेंट के नाम से बुला लेंगे, भूल जाएंगे कि ये कुछ खास चल रहा है। हाँ, लेकिन याद ये जरूर रखना पड़ेगा, कुछ भी हो डी वी की वैल्यू टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगी। यानी कि अगर टाउ बढ़ेगा तो वी डी बढ़ेगा। ये तो क्वालिटेटिवली आंसर हम जरूर देने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको अभी तक ये पता चला कि आई की वैल्यू एन ई ए वी डी होता है। मोर ओवर आपको ये भी पता चला कि वी डी की वैल्यू कुछ ई टाउ डिवाइड बाई ट्वाइस एम टाइम्स ई थी। चेक कर सकते हैं, ई टाउ डिवाइड बाई ट्वाइस एम टाइम ई थी। ये दो रिलेशंस को हम लोगों ने आज क्रिएट किया है। इन दोनों रिलेशंस को हम लोग यूज करना चाहेंगे, करते हैं। अपने को अगर जे लिखना है, जे, तो सिंस अपने को ये भी पता है कि जे की वैल्यू आई अपॉन ए होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यहाँ पर ए क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग यूज कर रहे हैं। सो जे की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए, बेसिकली एन ई वी डी। तो कभी आपको जे के बारे में पूछेगा तो जे की वैल्यू एन ई वी डी होती है, करंट डेंसिटी। सिंस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिया इसलिए एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे करंट डेंसिटी को, तो अपने को करंट मिल जाता है। तो ये करंट डेंसिटी एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो करंट आ जाएगा। अच्छा, इसी को फॉरवर्ड ले जाते हैं। जे की जो वैल्यू होगी इसमें एन आएगा, आने देते हैं, ई आएगा, आने देते हैं, वी डी की वैल्यू रख देते हैं। वी डी आएगा ई टाउ डिवाइड बाई ट्वाइस एम इंटू ई। फर्दर जे की जो वैल्यू आएगी उसमें आएगा एन, यस, ई स्क्वायर, यस, टाउ, यस, डिवाइड बाई ट्वाइस एम, यस, ई। ना ध्यान से ऑब्जर्व करो, देन यू विल फाइंड कि जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो एक कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? टू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, टाउ को कांस्टेंट माना गया है, एन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। किसके लिए कांस्टेंट है? एक कंडक्टर के लिए एक टेम्परेचर पर। दैट मींस फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर, दैट मींस अगर आपने कंडक्टर बदला तो ये कांस्टेंट बदलेगा, एंड एट गिवन टेम्परेचर अगर आपने टेम्परेचर बदला तो भी बदलेगा। इसका मतलब टेम्परेचर का रूल कैसे आने वाला है वो समझते हैं। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताइए इस पे क्या फर्क पड़ता है। 10th में आपने ऐसे क्वेश्चन डील किए होंगे। उसका टेम्परेचर कम कर दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। सारे आंसर्स यहाँ छुपे हुए हैं। इन केस यू हैव अंडरस्टूड दिस यू कैन आंसर इजिली करेक्टली एट एनी टाइम। सो अगर एक कंडक्टर एक टेम्परेचर की बात की जाए तो ये कांस्टेंट रहता है। इसी कांस्टेंट को हम एक नए नाम से बुलाते हैं, इसको सिग्मा के नाम से बुलाते हैं। तो हमारे पास आ गया J इज इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू E, जहां पर ये कांस्टेंट सॉरी
इस कांस्टेंट का मतलब है n(e²) टाउ डिवाइड बाई ट्वाइस है। अच्छा, हम लोग एक बात तो पहले भी जज कर चुके हैं कि E की डायरेक्शन और J की डायरेक्शन बराबर होती है। मैंने कई बार इस बात को बोला हुआ है, दिखाया भी यहाँ पर है। और मैग्नीट्यूड का रिलेशन ये जा रहे हैं, सिग्मा जो है सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है। पॉजिटिव भी है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें हम वेक्टर लगा देंगे, तो एरो लगा देंगे तो ये वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। सो J is equal to sigma times E is the Ohm's law। और ये जो सिग्मा है ये कांस्टेंट है, इसका नाम होता है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। जो आपने मटेरियल ऑप्ट किया उसकी कंडक्टिविटी को इंडिकेट करता है। So current density is equal to conductivity of a material into applied electric field. If you apply zero electric field, no current density, no current. If you apply more electric field, more current density you can achieve. That means you can achieve more current. Copy कर लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल दोनों मिलेंगे और वो सिग्मा के टर्म में आपसे बात करेगा। सिग्मा की वैल्यू कुछ इस तरह से बोली जा सकती है। मैं आपको चेक भी कर लेता हूं और उसके बाद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आपने 10th में ऐसा पढ़ा होगा कि सपोज कर लीजिए किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन रहेगा कि वो इंक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, कांस्टेंट रहता है, या बता नहीं सकते, कुछ और होता होगा। सो कैन यू आंसर दैट? If you are following this thing and you can relate with this, answer is there. और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा। किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब है अगर आपके वायर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके फैन के पास में, तो अगर आप उस वायर को हीट कर दो तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, ज्यादा अच्छा कंडक्टर बनेगा, या फिर पुअर कंडक्टर बनेगा? क्या उस पर फर्क पड़ने वाला है? सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ऐसा बोल रहा हूँ। चलेगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझेंगे। मैं आपको 10th के बेसिस पे पूछ रहा था और इसको इंटरप्रेट करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, आई कैन थिंक ऑफ, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको डेफिनेटली समझेगा, 100% समझेगा। आपने बोला इंक्रीज करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। चलेगा। सो इसको आंसर करने के पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बोलता। इसको कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और लिख देता हूँ। कंडक्टिविटी क्या होती है डेफिनेशन वाइज, फॉर्मूला वाइज ये हो गया। ये जो कंडक्टिविटी है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है। माइंडेड, कंडक्टिविटी आपके इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना फील्ड लगाया है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है। इसका मतलब हम लोग कई बार ऐसे भी बोलते हैं, J is directly proportional to E and the constant of proportionality is sigma. So sigma depends on what? Number of free electrons per unit volume. अगर किसी मटेरियल पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एक यूनिट वॉल्यूम पर फ्री, वो अच्छा कंडक्टर होता है। आप देख सकते हो कि जैसे जो मेटल्स होते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, और मेटल्स में भी अगर कभी कंपेयर करना हो तो आप ये देखोगे कि किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। E/2m कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपैरिजन करने में, क्योंकि E कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा वही रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी वही रहेगा। टाउ भी एक फर्क देने वाला है, टाइम कांस्टेंट। इसके बारे में हम लोग इसको टाइम रिलैक्सेशन टाइम भी कह सकते हैं, इसको रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। दैट मीन्स दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है, तो कई बार इसको रिलैक्सेशन टाइम भी कह देते हैं। मैं कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखता हूँ।
उसके बाद आपको रिलेट करने में आसानी रहेगी। कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब है कि ये लेंथ, विड्थ और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। और कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे उस मटेरियल में कितना इजीली कंडक्शन हो सकता है, यानी चार्ज का फ्लो हो सकता है। सो शॉर्ट में ऐसा बोला जा सकता है, इट इज द ईज with which charge can flow in a material। किसी मटेरियल में कितने इजीली, कितने आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता है, उस इजीनेस को मेजर करने की क्वांटिटी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। सो कंडक्टिविटी ईज ऑफ कंडक्शन को मेजर करता है। और अगर आपको ऑड लग रहा होगा तो इज हटा दीजिए, इट मेजर्स लिख दीजिए ताकि ज्यादा अच्छा लगेगा। लैंग्वेज वाइज, इट मेजर्स द ease with which the charge can flow in a conductor or in any material for that matter। इसका मतलब ये हुआ, higher the conductivity, more the easiness for the charge to flow। That means less the resistance, or less the conductivity, more the resistance in the movement of charge। कंडक्टिविटी का एक उल्टा वर्जन होता है जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये क्या करेगा, ये भी मेजर करता है। क्या मेजर करता है? इट मेजर्स डिफिकल्टीनेस इन चार्ज फ्लो इन अ मटेरियल और थ्रू अ मटेरियल। सो ये बेसिकली दो क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं। एक इजीनेस को मेजर करने के लिए कि कितना इजी चार्ज फ्लो कर सकता है, दूसरा डिफिकल्टीनेस को या हार्डनेस को मेजर करने के लिए कि कितना डिफिकल्ट है मूव करना। दोनों में आपस में रिलेशन है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई कंडक्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। इसका मतलब इजी ज्यादा होगा तो डिफिकल्ट कम होगा, डिफिकल्ट ज्यादा होगा तो इजी कम होगा। एज सिंपल एज एनीथिंग। सो ये तो टर्म्स को हम बात करते हैं। नाउ कंडक्टिविटी हो या रेजिस्टिविटी हो, दोनों को हम टेम्परेचर से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और समझ में आ रही है, अगर हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं एज ए पॉइंट लिख देता हूँ, वो आपको याद भी रहेगा स्टेटमेंट्स, और उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ जाएंगे आप। इफ टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर is increased, then conductivity, how to say, let's say टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो ये आपकी कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। then conductivity decreases, or you can say resistivity increases। इस स्टेटमेंट को आप याद रखोगे और याद रखने से पहले समझ लोगे तो याद अपने आप जाएगा। सो अगर टेम्परेचर बढ़ा है किसी कंडक्टर का तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अपने 10th में डेफिनेटली किया होगा, मोस्ट लाइकली किया होगा, डेफिनेटली नहीं बोलते, मोस्ट लाइकली किया होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है
कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेट मी टेक यू बैक टू दैट एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन कंडक्टिविटी का क्या है, n स्क्वायर टाउ अपॉन ट्वाइस है. सो कंडक्टिविटी, सिंस अपने को पता है कि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज n स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई ट्वाइस है. एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से समझना है, एक वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए, फिर आपको याद रह जाएगा. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो किसी भी कंडक्टर का, तो क्या उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना है. किसी भी ओके, इस पे डिफरेंट आंसर आ सकते हैं. चलेगा, मैं बोलता. टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर आप नॉमिनल बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो. फिर और ज्यादा आप दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे कि जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे उनके पास ज्यादा एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए. वो सारी स्टोरी को एक तरफ कर लो. अगर आपने टेम्परेचर नॉमिनल बढ़ाया है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास थे वो वही रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम पर. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा. चार्ज की मैग्नीट्यूड यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, उस पर कोई वैल्यू चेंज नहीं करेगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पे चेंज नहीं करेगा. टेम्परेचर पर अगर कोई चीज चेंज कर सकता है तो वो टाउ है. फिर आपको याद आना होगा कि टाउ क्या होता है, दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. अच्छा, एक बात तो गारंटीड है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसका एक डायरेक्ट कंसिक्वेंस आएगा. क्या कंसिक्वेंस आएगा? वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे. आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेशंस will become faster. You will agree? You need to agree. If you are agreeing with this, अगर vibrations faster हो गए इलेक्ट्रॉन्स के, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगने वाले टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या दो कोलिजन्स जो सक्सेसिवली अकर कर रहे थे, will they remain the same or increase the time basically or decrease? Yes. So अब बोलोगे कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, then vibrations are faster. Since vibrations are faster, this will further say time between two successive collision will decrease. अगर दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम डिक्रीज कर गया, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, दैट्स कॉल्ड टाउ. सो टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी. अगर टाउ की वैल्यू कम हो गई तो सिग्मा पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे हम एक फर्दर कंक्लूजन निकालेंगे, सिग्मा विल डिक्रीज. दैट मींस व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, जिसका फर्दर कंसिक्वेंस क्या होगा? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज. कॉपी कर सकते हो? सर यस. सर जो n है उसका वो कोई चेंज नहीं होगा क्या इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो मटेरियल की वही रहती है. और अगर आप टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन आप एक्सेप्शनली चेंज कर दोगे, मतलब इंक्रीज करने का, तो यही मतलब हो सकता है कि अपना रूम टेम्परेचर पे था 27 डिग्री सेल्सियस पर, आपने उसको 5000 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया. तो अगर आप 5000 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो सारी स्टोरी बदल जाएगी, वो मेल्टिंग बहुत सारा कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा. सो अपने को ये भी याद रखना कि हम इंक्रीज करने का मतलब क्या समझ रहे हैं, कि लाइक वी आर नॉमिनली इंक्रीजिंग. सो उससे जो एटम्स के स्ट्रक्चर्स हैं और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने पहले थे, अभी भी उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहने वाले हैं. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप जानते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो लास्ट वाले ऑर्बिट से अलग हो चुके होते हैं. मतलब हम लोग आयनाइजेशन जैसी चीजें को इग्नोर करेंगे, और वहां तक टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो फिर एन अपना कांस्टेंट रहेगा और टाउ अपना डिसाइड कर देगा. Sir, but जब the क्वेश्चन ऐसा volume पूछा जाएगा, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें इनहेरेंट ये छुपा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है. बिकॉज आप जानते हो बहुत ज्यादा बढ़ाने से बहुत सारी स्टोरीज बदल जाती हैं. यस. sir, but the वांट टू से? volume will increase, no? Yes, volume will increase, but the number of free electrons, whatever they are, they will remain the same. Volume, अगर n total number of electrons होता ना,
तो एक अलग स्टोरी हो जाती है। पर यूनिट वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम बढ़ भी गया, अच्छा आपका ये कहने मतलब वॉल्यूम बढ़ गया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके ओके, आपका वहां पे सेंस गया, गुड। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कांस्टेंट रहेगा? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। लेकिन आप देखो ना कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम में जो चेंजेस आते हैं वो काफी स्मॉल चेंजेस होते हैं, और वो हम कभी कंसीडर नॉर्मली नहीं करते हैं। उनको हम तभी करते हैं जब हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे होते हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। सो रिलेटिव वैल्यूज में वॉल्यूम का जो ग्रोथ आएगा वो बहुत कम आएगा। और आप देखोगे अगर वॉल्यूम का ग्रोथ को भी समझे ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो एन की वैल्यू डिक्रीज करेगी, बट वो बहुत नॉमिनल होगा। टाउ इज प्लेइंग द मेजर रोल। सो जो डोमिनेंट क्वांटिटी है डिसाइड करने के लिए इसको, वो टाउ है। इनफैक्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको आंसर देने के लिए एन को, ई को और एम को सबको कांस्टेंट मानना है। एन कांस्टेंट मान रहा है, इसका मतलब उसके थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर करना है। क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि इग्नोर द थर्मल एक्सपेंशन, वो इनहेरेंटली मीन करेगा। ओके, और फिर अपना ये आंसर दे सकता। वो एक्सप्लेनेशन भी ऐसा देगा। कई बार क्या होता है कि वो ऐसा बोलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी हमारी, सॉरी ये क्या था, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमारी कम होती है, वजह क्या है? उन वजह में कुछ 3 4 5 ऑप्शन बनाएगा। फिर जो वजह ये आएगी कि टाउ टाइम कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनके इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिगजैग पाथ कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी, रैंडमाइजेशन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो फास्टर हो जाएंगे, फास्टर वाइब्रेट करेंगे। फास्टर वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब दो कोलिजन्स के बीच में उनको जो लगने वाला टाइम था वो कम हो गया होगा। अगर लगने वाला टाइम कम हो गया है तो इसका मतलब है टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। सो आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, इनको कांस्टेंट। एन के बारे में, फिर एन के बारे में अगर कुछ वो स्पेसिफिकली घुसता है, कुछ पूछता है, बोलता है थर्मल एक्सपेंशन को काउंट करो, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन वो उसका कम होना इसके कंपैरिजन में काफी कम होगा। फिर अगर वो आयनाइजेशन वाली बात करता है तो फिर आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट कुछ बात नहीं करता है तो आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इस सबको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। If question says nothing, that means you need to connect only it with tau. Okay. Sir, Yes. sir, can you explain like the ionization concept, like right now, and how will you use it? फिजिक्स में अपने को बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, वो केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आप उसको स्टडी करते हो। फिजिक्स में कहाँ पर जरूरत पड़ेगी? जब हम लोग बोर मॉडल वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा जरूरत पड़ता है कि वो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ जाती है। अभी अपने को क्या करना होगा कि फिजिक्स में कहीं भी अगर आपको वो केमिस्ट्री या अदरवाइज आयनाइजेशन इस तरह की कोई स्टोरी समझ में लगे कि रिलेट हो रही है, तो उसको साइड में रखना, उसको लास्ट इंपॉर्टेंस देनी है, लास्ट इंपॉर्टेंस देनी है। होता क्या है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में अगर आप बोल रहे हो तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जैसे आप मटेरियल के इनसाइड में देखते हो ना, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, आपको रफ सेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा कि न्यूक्लियस होता है, उसके पास ये ऑर्बिट्स होते हैं, राइट? और ऑर्बिट्स में आपने पढ़ा होगा कि एक के सेल होता है, एल सेल होता है, पी सेल होता है, एंड थिंग्स। लास्ट वाले सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो लास्ट वाला सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड होता है। तो क्या होता है कि अगर इसको कोई एनर्जी दे दे, टेम्परेचर बढ़ाए या कुछ और कर दे, हिट कर दे, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर निकलने को मिला, तो ये पहले बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, अब ये कैसा हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिट में मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये अपने आप ये सर्कुलेट कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये यहाँ को छोड़ करके यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन जो फ्री हो गया वो जाने वाला है। तो अगर किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हो ना, तो हम बोलते हैं कि वो आयनाइज हो गया, फिर उसका चार्ज चला गया। तो ये कैसा हो गया? अगर ये कोई एक्स नंबर का था तो ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इसको हम लोग आयनाइजेशन कहते हैं। और आयनाइजेशन एक अपनी एक अलग स्टोरी है, और हम फिजिक्स में उन कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आप उनको जबरदस्ती क्रिएट नहीं कर रहे हो, दे आर देयर, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मूव देम।
सो पॉइंट इज कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं बस हम उन्हीं का यूज करेंगे, हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन को क्रिएट नहीं करेंगे। तो अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन को क्रिएट नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये n हमारा कांस्टेंट जा रहा है थर्मल एक्सपेंशन के वैल्यूज को इग्नोर करते हुए, जो कि बहुत मिनिमम होता है जिसको इग्नोर किया जा सकता है। सो आपको आइडिया लगा होगा कि आयनाइजेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, और जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको हम कंडक्शन में यूज करते हैं। If it is okay, then we can move forward. यहाँ पर भी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस बनने के अच्छे खासे चांसेस हैं, और आपको याद रखना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये ओम्स लॉ को समझेंगे। ओम्स लॉ कहाँ पर था? ये इस ओम्स लॉ को उस फॉर्म में दिखाएंगे जिस फॉर्म में आप अवेयर हो। आप उस फॉर्म में अवेयर हो कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। V का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब फील्ड से कनेक्शन, I का मतलब करंट से है जो करंट डेंसिटी से कनेक्शन रखेगा, R का मतलब रेजिस्टिविटी है जो कंडक्टिविटी से कनेक्शन रखता है। तो इन तीनों को हम उन तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में आ जाता है, और फिर उसको हम लोग सर्किट में यूज करना स्टार्ट करते हैं। सो फेमिलियर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, उसकी तरफ चलते हैं। लेट्स से कि अपने पास एक कंडक्टर है, उसी फिगर को मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसी से अपना फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप बहुत थोड़ा सा और प्रैक्टिकल में आने की कोशिश करो, देन यू विल रियलाइज कि इस कंडक्टर पर कोई भी करंट नहीं चलेगा अपने आप में। उसको चलाने के लिए आपको इसको वायरिंग करनी पड़ेगी, उसको एक सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को सप्लाई करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड को सप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर रिलेटेड टुगेदर। तो अगर आपने यहाँ पर V का बैटरी लगाया, V पोटेंशियल का बैटरी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा या नेगेटिव टर्मिनल होगा? तो आप पाओगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो फील्ड इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। सो यू विल फाइंड कि जैसे ही आपने बैटरी लगाया इस कंडक्टर के अक्रॉस, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम जनरेट करने में इंटरेस्ट रखते थे वो आ गया। ये एक्सटर्नली आया बिकॉज आपने एक डिवाइस को लगाया हुआ है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रॉन रश करना स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेगा तो करंट इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम बोलेंगे करंट इधर गया, फिर करंट इधर गया, फिर करंट यहाँ से आया, तो उसको बोलते हैं करंट इस तरह से चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो ये करंट अपना फ्लो करना स्टार्ट हो गया। लेट मी राइट इट एज आई और आई। नाउ ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शन अपने को पता है। लेट्स से क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है। तो अब हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अपने पास क्या रिलेशन है? सिंस वी नो एज पर ओम्स लॉ जे की वैल्यू सिग्मा ई के बराबर होती है। नाउ इस सिग्मा जे को हम लोग लिख सकते हैं करंट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस। सिग्मा को लिख सकते हैं 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। यस। ई को क्या लिख सकते हैं? ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट फील्ड लगा होगा, तो फील्ड को हम लिख सकते हैं ई इंटू एल। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि v को लिखते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, देन यू नो कि उसको इंटीग्रेट करते हैं, ई कांस्टेंट होगा तो ई और डी एल के बराबर आ जाएगा, ई और एल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप i की वैल्यू को कैच करोगे तो i की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। मैंने e को क्या लिखा, e को सही से लिखना चाहिए था, मैंने ई एल लिख दिया। हाँ, अपने पास रिलेशन क्या है? अपने पास रिलेशन जो होगा v की जो वैल्यू आएगी वो e इंटू एल आएगी। अपने को e चाहिए था, तो e की वैल्यू v बाई एल आएगी, जहाँ पर v पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है। सो ये आएगा v डिवाइड बाई एल ना, यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो ये आएगा v डिवाइड बाई एल। अब यहाँ से अगर v को आप एक तरफ रखोगे तो अपने पास बनेगा रो एल अपॉन ए इंटू आई। ये जो रो एल अपॉन ए है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो रो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, कंडक्टर पे, टेम्परेचर पर, अभी आपने ऑब्जर्व किया। एल और ए उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट आएगा वो इस लेंथ और एरियाज को इंक्लूड करके आएगा। इसी को हम एक नए नाम से बुला देते हैं, दैट्स कॉल्ड आर।
सो अपने पास एक रिलेशन आ जाता है V इज इक्वल टू R इंटू आई और I इंटू आर, जो भी आप लिखना चाहो। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ, जिसको आपने पहले लर्न किया है। सो दिस लॉ इज वेरी बेसिकली द सेम दैट वी हैव स्टार्टेड विद, but it is in different format, that's all. And what else? R की जो वैल्यू अपने पास है दैट इज रो L अपॉन ए। रो को आप 1 अपॉन सिग्मा भी लिख सकते हो, चलता है। तो इसका मतलब है जो R है वो कांस्टेंट है और उसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या क्या इन्वॉल्व है, लेंथ पर डिपेंड करता है कि कितना लेंथ का आपने लिया हुआ है। लेंथ ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर यूनिफॉर्म कंसीडर किया गया है, तो ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा तो ये कम आएगा। रेजिस्टिविटी, ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी तो ये ज्यादा आएगा। कॉपी कर लीजिए। ये रो एल अपॉन ए आपने 10th में जरूर देखा होगा, आपके सिलेबस में रहता है, वहां पर आपने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। नाउ यू आर एबल टू प्रूव इट एज वेल एज यू आर एबल टू प्रूव दिस v इज इक्वल टू आई आर, और अब आप इसका यूज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। Copy it. If you have any doubt or question to explain, let me know. यहाँ पर जो टर्म्स हैं इनका बहुत ख्याल रखना है अपने को। आई का मतलब होता है करंट जो कि उस कंडक्टर से चल रहा है। दुनिया में क्या चल रहा है उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कंडक्टर से कितना करंट चल रहा है वो अपने को चाहिए। फिर आर क्या होता है, आर उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। और वी क्या होता है, उसी कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसी कंडक्टर के अक्रॉस। दैट मीन्स वो ई से लिंक था, अगर कुछ और भी कनेक्टेड है तब भी हम ई से लिंक करेंगे। बाय द वे इस केस में ये v के बराबर आता है तो इसलिए हमने v लिखा हुआ है। तो v का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। ओके, इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग से लिखूं तो आपको समझना काफी आसान रहेगा। इसको हम e लिख सकते हैं, e, ईएमएफ वाला। और अब हम यहाँ पर v लिखेंगे। बाय द वे v और e आपस में बराबर है, दैट्स ऑल, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट v लिखेंगे। v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यहाँ पे लिख देता हूँ, v is potential difference across conductor। ये v बैटरी के ईएमएफ के बराबर है या नहीं वो सर्किट बताएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये इस पर एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। इस पर और भी कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आ भी चुके हैं कई बार, रो एल अपॉन ए पर। और काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाए, फ्रेम किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एरिया को वेरिएबल कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को वेरिएबल करा सकते हैं, और लेंथ तो देना ही होगा। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन करें, अभी हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर और भी आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसका एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन चल रहा होगा। लेंथ बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि एल अपॉन ए पे क्या फर्क पड़ने वाला है। फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो और यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, तो ये फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी बढ़ रही है या नहीं हो रही है, इन दोनों का अपने को डिसीजन लेना होता है। तो पॉइंट इज कि जब कभी आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इन सब के बारे में बात करें तो आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनमें सब में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, आपको थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर करना है। इवन दो क्वेश्चन डज नॉट सेज इट, आपको थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर करना है। सो एल को आप मानोगे कोई चेंज नहीं हुआ, ए को मानोगे कोई चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ गया। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम किया तो रेजिस्टिविटी कम हुई और रेजिस्टेंस कम हो गया। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ टू रीजंस।
फर्स्ट थर्मल एक्सपेंशन के जो चेंजेस आते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, तो वो नेग्लिजिबल ऑलरेडी होते हैं. सेकंड, in case you count them, it will become very difficult to answer. So calculation will become very complex और उनको हैंडल करना हमारे टफ हो जाएगा. उससे पहला पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम आती है, so they are already negligible. Keep these points in mind. Okay, एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं. और ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किया होगा, नहीं किया है तो एक बार करना जरूरी भी है, कभी पूछा भी जा सकता है. ऐसा पूछेगा if the resistance, और ऐसा बोलें if how to put it, let me write like this: if a conductor or conducting wire is compressed to half of its length, then find its resistance given that original or initial resistance was R. एक कंडक्टिंग वायर है, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस R है. टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेस करते हो, यूनिफॉर्मली कंप्रेस कर देते हो. कंप्रेस करने के बाद उसकी लेंथ को हाफ कर देते हो. लेंथ को हाफ करने के बाद उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा ये अपने को पता करना है. दैट मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताना है. ऑप्शन कुछ ऐसे रहेंगे: R/2, R/4, R/8, 2R, 4R. इस तरह के आंसर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. तो R/2 के बाद एक R/4 आंसर आ रहा है. थोड़ा सा केयरफुल रहना है, लैंग्वेज को पकड़ना है. इसने बोला है कि कंप्रेस किया जाता है, कट नहीं किया जाता. सो अगर अपने पास ये कंडक्टिंग वायर रहा होता जिसकी लेंथ L थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, सो इसका रेजिस्टेंस आप लिखते हो ρL/A. परफेक्ट. नाउ इन केस यू कट इट हाफ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया वही रहेगा, लेंथ हाफ हो जाएगी. रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा. लेकिन आपने इसको कट नहीं किया, आपने इसको कंप्रेस किया है. जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये मटेरियल का वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम वही रहेगा. सो ये जो फाइनल लेंथ है वो L' हो जाती है लेट से, और फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया A' हो जाता है. तो नया रेजिस्टेंस R' हो जाएगा ρL'/A'. रो नहीं बदलेगा क्योंकि रो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर नहीं चेंज हुआ है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगी. अच्छा, लेंथ कितना हो गया, अपने को ये पता है कि L' की वैल्यू L/2 हो गई है. अच्छी बात है. व्हाट अबाउट एरिया? तो ये से कि वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा. इनिशियल वॉल्यूम ये था तो फाइनल वॉल्यूम भी वही रहेगा, कंटेंट नहीं जा रहा है कहीं. तो A' की वैल्यू AL/L' आ रही है. L' L/2 है तो ये AL/L/2 हो जाएगा. बेसिकली ट्वाइस से हो जाएगा. आप कैलकुलेशन जल्दी भी कर सकते हो. मैं स्टेप्स ले रहा हूँ सारे. इसका मतलब एरियाज का ट्वाइस हो जाएगा. So new resistance will become ρL/2 divided by twice A. That means it's going to be 1/4 in bracket ρL/A. This ρL/A was the original resistance, right? So later on resistance is going to be R/4. So कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक वायर था, उसको हमने कंप्रेस कर दिया या उसको इलांगेट कर दिया. तो जैसे वो कंप्रेस और इलांगेशन वाली बात करे, इसका मतलब है यू आर मेंटेनिंग द वॉल्यूम, दैट मींस एरिया इज आल्सो चेंजिंग.
और उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर कर देना है। सो डायरेक्टली एक क्वांटिटी को नहीं बल्कि दूसरी क्वांटिटी को भी ख्याल में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। और अगर कट करने की बात करता है तो फिर डायरेक्टली लेंथ कम हो रहा है, फिर अपने को बताना बहुत आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इस फॉर्मूले में पिक कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया से लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए अपने को एक बात समझनी होगी, फिर से मैं उसको बोल देता हूँ कि अगर अपने को इसका रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो ये दो टर्मिनल है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। तो जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उन टर्मिनल्स के बीच का जो लेंथ होता है उसको एल मेजर करते हैं, और जहां से करंट इंटर कर रहा होता है उसको उस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रेजिस्टेंस को आप वहां से भी लिंक कर सकते हो जो थर्मल रेजिस्टेंस हम लोगों ने मेजर किए थे, रिमेम्बर सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेल, स्फीयर, स्फेरिकल शेल के में आपने कंडक्टिविटी को यूज करके थर्मल में थर्मल रेजिस्टेंस मेजर किया था। एग्जैक्टली सेम लॉजिक चलता है। तो जिस तरह से वहां पे थर्मल रेजिस्टेंस पूछा जाता था, यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है। सो उसमें भी सिमिलर टाइप का फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा हो। सो वहां पर भी हम लोग कुछ लिखते थे एल अपॉन के ए। अब इसको नीचे ले आओ तो ये सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा के का काम करेगा क्योंकि कंडक्टिविटी है। तो उसी तरह से एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स से कि अपने पास एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह से है, और लेट्स से कि ये सिलेंड्रिकल शेल टाइप का है इस तरह से, और कंडक्ट इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो आपको दी गई होगी। लेट मी टेक इट, मेक इट इजियर लाइक दिस। और एक यहाँ पर ऐसा शेल है और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। इसकी लेंथ वगैरह आपको दिया जाएगा, दैट इज एल, मे बी इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी। यहाँ की रेजिस्टिविटी लेट्स से रो 1 है, यहाँ की रेजिस्टिविटी रो 2 है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ, बाद में आप इसको नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो। और आपसे पूछता है कि रेजिस्टेंस बताइए अक्रॉस ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, यहाँ पे बैटरी लगानी है। सो लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है। V1 बड़ा है V2 से, जो भी है चलेगा। अगर V1 बड़ा होगा तो इधर से करंट जाएगी और अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं। सो फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस V1 V2, V1 एंड V2। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप फॉलो कर लीजिए। एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में चलना है जैसा कि हम लोगों ने थर्मल में देखा था। क्या करने का, इस वाले पर एक रेजिस्टेंस लगेगा, इस पर एक रेजिस्टेंस लगेगा, तो दो रेजिस्टेंस रहेंगे अपने पास। तो R1 अपने को निकालना है। R1 कैसे आएगा, रो 1 क्रॉस, रो 1 इसकी रेजिस्टिविटी है, हाउ मच लेंथ इट गोज L, हाउ मच द क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज पाई a स्क्वायर। से अपने के लिए R1 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट R2, तो उसके लिए रेजिस्टिविटी नोट करने का जो कि रो 2 है। हाउ मच लेंथ, लेंथ हैज टू बी अलोंग दिस, सो एल लेंथ जा रहा है, कितना क्रॉस सेक्शन जा रहा है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वहां से करंट चलेगा तो वो उसका क्रॉस सेक्शन बनेगा। सो उस क्रॉस सेक्शन को हम लोग लिखेंगे पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट मीन्स बड़े वाले एरिया में से अंदर वाला कम कर देंगे तो बचा हुआ एरिया पता चल जाएगा। अब इसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट आएगा। इक्विवेलेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट स्टिल आप जानते होंगे कि अगर ये V2 बोल देते हैं, अगर ये V1 पोटेंशियल है और ये V2 पोटेंशियल है, तो दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे होंगे, एक R1 लगा होगा और ये दूसरा एक R2 लगा होगा। कौन से कॉम्बिनेशन पे जाएगा ये आपको समझता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। हालांकि अभी तक पढ़ा नहीं है, फिर भी आप समझ जाओगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो अपना आंसर बन जाएगा। या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देंगे, वहां से भी अपना आंसर निकाला जा सकता है। सो ये का सिंपल एग्जांपल मैंने पिक किया। अगर हम इसमें रेजिस्टिविटी को एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस ले लेते तो फिर अपने को कुछ ऐसे स्टार्ट करना होता है, dr इज इक्वल टू रो dl अपॉन ए, या फिर जो भी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी ले लेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस में भी लिया हुआ था, तो वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी पढ़ी है, क्वालिटी वाइज एज वेल एज न्यूमेरिकल टाइप्स भी, पर्टिकुलरली ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में जो पढ़ा हुआ है वो हम का है। कोई क्वेश्चन और क्वेरी बचा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लर्न करेंगे, फिर हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, और या फिर जो हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा है सिमिलर टाइप का होता है, बस फॉर्मूला बदला हुआ होता है। फिर भी एक बार हम उसको गो थ्रू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चलेगा? एनीथिंग टू आस्क? आपने पूछा सर व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर द अपकमिंग टेस्ट। ओके, वी विल हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल थ्री, क्योंकि ये एक पैकेट बनाता है, एक पार्ट ऑफ द इसका सिलेबस टोटल का एक पार्ट बनता है, आपस में लिंक है, तो इनको रखेंगे। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क?